हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रीन हिंदी कहानियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज माँ फिर बहुत खांस रही थी। सुनील को आशंका होने लगी थी कि अस्थमा का दौरा ना पड़ जाए। वो पहले ही समझ जाता है कि माँ की तबीयत बिगड़ने वाली है। बाबूजी को गए 17 बरस बीत गए हैं। अभी तक तो गृहस्थी की गाड़ी खींचते खींचते माँ को फुर्सत ही नहीं मिली उन्हें याद करने की। परंतु अब जब वे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं, तो वे अपने को बेकार समझने लगी हैं। सुनील कलेक्ट्रेट में क्लर्क लग गया। उसका विवाह भी सौम्य सुघड़वा संतोषी सुधा से हो गया। यूं तो अस्थमा उन्हें जवानी के दिनों से ही है, किंतु अपने 2 बच्चों की परवरिश के बोझ ने उन्हें अपनी बीमारी के विषय में सोचने का समय ही नहीं दिया। बस वे अपनी होम्योपैथी की दवा समय से खाना कभी नहीं भूली, जैसे यह कार्य भी अपने बच्चों के लिए ही करती हो। बच्चों की परवरिश यूं तो किसी माँ के लिए बोझ नहीं होती, परंतु बिना पति और कम आमदनी के बच्चों को पालना किसी औरत के लिए बोझ से कम भी नहीं होती। बड़े भैया तो बाबूजी के सामने ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। बड़े नाजों से पले थे। वो शिमला के नामी गिरामी कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़े थे। माँ बताती थी कि सर्दी आने से पहले ही 2.5 किलो बादाम गिरी लाकर रख देते थे बाबूजी। फरमान जारी हो जाता था, सारे काम ताक पर रख देना, पर कृष्ण को बादाम का हलवा देना मत भूलना। आखिर तहसीलदार का इकलौता बच्चा है, दिखना भी चाहिए वैसा। भैया थे भी रंग रूप में सुंदर और पढ़ने में भी कुशाग्र। पहली बार में ही प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। माँ और बाबूजी रीझ गए थे उनकी इस सफलता पर। बाबूजी को प्रारंभ से ही 2 बेटों की तमन्ना थी। बीच में 2 बच्चे होकर बाल्यकाल में ही ईश्वर को प्यारे हो गए। माँ उन्हें समझाने लगती, जब ईश्वर ने एक ही लिखा है तो आपकी इच्छा से क्या होगा। माँ और बाबूजी की उम्र के अंतर कारण ही बाद भैया से 17 वर्ष बाद सुनील का जन्म संभव हो सका। सुनील से 2 बरस बड़ी सुमन आई। सुमन 4 बरस की थी और सुनील 2 बरस का। तभी बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। भैया तो अच्छी नौकरी के चलते सेट हो चुके थे और बाहर ही रहते थे। घर में 2 छोटे बच्चों के साथ माँ गांव में अकेली रह गई। बाबूजी की 13वीं के बाद भैया का आना बहुत कम हो गया। होली दिवाली ही आते थे। जब से अमीर व्यवसायी की बेटी से विवाह हुआ, तब से तो उनका गांव आना लगभग बंद हो चुका था। बस हर माह 400 रुपए मनी ऑर्डर करके वे अपना कर्तव्य निभा रहे थे। सुमन व सुनील गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ते रहे। दोनों बहुत कुशाग्र तो ना थे, परंतु दोनों ने इंटर अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। माँ को सुमन के विवाह की चिंता सताने लगी थी। वे इस कार्य को शीघ्र करना चाहती थी। आसपास के गांव में वर तलाश कराने लगी और अपने मुंह बोले भाई के बताए लड़के से उसका विवाह कर दिया। घर परिवार अच्छा मिल गया। वे सुमन की ओर से निश्चिंत हो गई। अब वे खुश थी, पर इंसान की यही फितरत है कि वह एक मुराद पूरी होते ही दूसरी के विषय में सोचने लगता है। फिर सुनील तो माँ की आंखों का तारा था। अब वे सुनील को पैरों पर खड़ा करके इस दुनिया से जाना चाहती थी। उन्हें जीने की चाह न बची थी। जब अपना जाया ही पराया हो गया, फिर बेगानों से क्या चाहत। बड़े भैया की ओर से उनका मन टूट चुका था। सुनील को उन्होंने यह अवश्य बता दिया था कि इस उम्र में उन्हें गांव छोड़ने को मत कहना। वे इसी देहरी पर आखिरी सांस लेना चाहती थी, पर कहते हैं ना, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी प्रकार वह भैया जैसा योग्य व सुंदर तो ना था, परंतु माँ के सुख दुख का उसे हर पल ख्याल रहता था। कभी वे बीमार हो जाती तो रात भर चारपाई के पास ही खड़ा रहता। माँ की इच्छा अनुसार वो गांव से 15 किलोमीटर साइकिल से शहर जाकर नौकरी करने लगा। कई बार वे कहती, एक स्कूटर खरीद ले, बाबूजी की पेंशन के कुछ रुपए जुड़ गए हैं। सुनील सोचता कि यदि माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाए और शहर ले जाना पड़े तो वह कहाँ उधार मांगने जाएगा। वह माँ को समझाता कि
साइकिल चलाने से उसकी वर्जिश हो जाती है। पत्नी सुधा भी उसकी राय से सहमत थी। इस समय वे बहुत खुश चल रही थी। सुधा खुशखबरी जो देने वाली है। जब पड़ोस की दाई माँ ने पूछा कि ठकुराइन जज की तो गांव में ही करवाओगी, उसकी बात बीच में काट कर बोली, ना, शहर ही लेकर जाऊंगी। वहां की डॉक्टरनी होशियार होती है। उनकी आंखों में चमक आ गई। अब वे भैया को भूलने लगी थी। सुनील और सुधा में ही उनकी दुनिया सिमट गई थी। सावन व तीज पर सुमन आ जाती तो और बच्चे नाना नानी कहते तो खुशी से निहाल हो जाती। माँ की खांसी तेज होती जा रही थी। उन्हें अस्थमा का तेज दौरा पड़ा था। गांव के वैद्य जी को दिखाया तो वे बोले, दवा तो दे रहा हूँ, किंतु बुढ़ापे का समय है, ध्यान रखना होगा। उधर सुधा का समय भी पूरा चल रहा है। यही बात उन्हें परेशान किए जा रही थी कि उनकी तबीयत इस समय खराब हुई। जिसका डर था वही हुआ। सुधा को प्रातः काल प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। सुनील दौड़कर दाई माँ को बुला लाया। वे दाई माँ को देखते ही नाराज होकर गई और कहने लगी, जमींदार साहब की जीभ से इसे शहर के अस्पताल में ले जा, रास्ते से सुमन को भी लेते जाना। पर माँ, मैं आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुनील माँ के लिए चिंतित था, परंतु वे कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। उन्हें बहू की चिंता थी और आने वाले की भी। आखिर में उसे सुधा को लेकर शहर जाना ही पड़ा। पड़ोस की चाची से माँ का ध्यान रखने का कहकर वो निकल पड़ा। माँ बाहर तक छोड़ने आई। खुशी खुशी लौटो बहू, गोद हमेशा भरी रहे, आशीष दिया। वहां पहुंचकर पता चला प्रसव कल तक होगा। सुनील समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। माँ की अस्वस्थता बेचैन कर रही थी। दूसरे दिन सुधा ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। उधर गांव से दुखद खबर आई कि माँ नहीं रही। सुनील नन्ही गुड़िया को गोद में लेकर रो पड़ा। बेटी के रूप में उसे माँ दिखाई दी, मानो उसे तसल्ली दे रही हो। सुधा को सुमन के सहारे छोड़ वह गांव पहुंचा। माँ का चेहरा उसे अपना इंतजार करता प्रतीत हुआ। उधर बड़े भैया को जाने कैसे माँ के मृत्यु का पता चल गया। वे गांव आ धमके और बोले, माँ के अंतिम संस्कार बड़े पुत्र का कर्तव्य होता है। वैसे भी मैं यह कार्य शान शौकत से करना चाहता हूँ। वह तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। भैया के सामने वह बचपन से ही नहीं बोल पाता। इस समय तो माँ सामने निर्जीव पड़ी थी। वह दुख के कारण व्याकुल था। उसने दबे स्वर में इस बात का विरोध भी किया, पर उसकी कौन सुनता। भैया के साथ आए लाव लश्कर ने बाहर खड़ी सौवाहिका में जो वे साथ लाए थे माँ के शरीर को रखवा दिया। उसे साथ चलने तक को न कहा। गाड़ी आगे बढ़ गई। वो सिर थाम कर बैठ गया। घर की एक एक वस्तु में माँ रची बसी थी। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कभी सोचता, भैया ने नहीं भी कहा, पर मैं साथ क्यों नहीं गया। ठीक से अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। वह बाहर आया और रास्ते भर बेतहाशा दौड़ने लगा, जैसे माँ के पास पहुंचकर ही रहेगा। तभी भैया की गाड़ी आती हुई दिखी। पीछे वो गाड़ी भी थी जिसमें माँ को लेकर गए थे। पास पहुंचकर पता चला कि पहाड़ी नदी के पुल पर पानी होने की वजह से गाड़ी निकलना असंभव था। माँ घर लौट आई थी। उनके शरीर को उतार कर नीचे रख दिया गया। वो सोचने लगा, चमत्कार ऐसे ही होते हैं क्या, या फिर माँ के प्रति उसके सच्चे प्रेम के कारण ऐसा हुआ। जबकि कल रात बारिश भी अधिक नहीं हुई थी। उसने माँ का चेहरा देखा, जैसे माँ मुस्कुरा रही हो। उसे उनकी कही वह बात याद आ गई कि बेटा अब तो मरकर भी बड़े के पास नहीं जाना चाहती। उसने माँ का मुंह चूम लिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।